बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। और ये तमाम वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं या आइंदा बोर्ड के पेपर में आने का इनका चांस होता है। बड़े इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं आज जो हम डिस्कस करेंगे। तो चलें अब इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन है डिफाइन काइनेमैटिक्स। तो जिस तरह आपको मालूम होगा कि काइनेमैटिक्स जो है वो मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, और बाय डेफिनेशन काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ द मोशन। यानी ये मैकेनिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम मोशन को तो डिस्कस करते हैं लेकिन काज ऑफ मोशन को हम डिस्कस नहीं करते। तो ये जो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है दैट इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। नेक्स्ट पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। तो फिजिक्स की टर्म में रेस्ट को अगर डिफाइन करें तो इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स then it is in a state of rest। यानी रेस्ट की स्टेट को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के कॉरस्पॉन्डिंगली अपनी पोजीशन चेंज ना करे, यानी वो लेफ्ट राइट या अप या डाउन किसी भी साइड में पोजीशन चेंज नहीं हो करता, then that body is at rest according to physics definition। The passenger, for example, passenger sitting in a moving bus is at rest because he is not changing his position with respect to other passenger। तो बस में बैठा हुआ जो पैसेंजर है वो अपने साथ वाले पैसेंजर के मुकाबले में पोजीशन चेंज नहीं करता, यानी उनकी लेफ्ट या राइट या अप या डाउन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो हम ये कहेंगे कि पैसेंजर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स। फिर दूसरी टर्म को अगर डिफाइन करें मोशन को, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। तो अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के कॉरस्पॉन्डिंगली अपनी पोजीशन चेंज करे देन दैट बॉडी इज एट that body will be in motion। For example, passengers traveling in a bus is in state of motion। passenger हम कह लेते हैं passenger traveling in a bus is in state of motion with respect to an observer outside the bus because he is changing his position with respect to surrounding। ऐसा है कि अगर एक बस में बैठा हुआ मुसाफिर बस जो कि चल रही है वो अपने सराउंडिंग को देखता है, तो पॉसिबल है कोई बाहर वाला जो ऑब्जर्वर है, पहले बस जो है वो उसके मुकाबले में लेफ्ट साइड पर थी, फिर उसके सामने आ गई है, कुछ टाइम के बाद उसकी राइट साइड में मूव कर जाएगी। ये चूंकि अब पैसेंजर जो बस में बैठा हुआ है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो बाहर वाले बस से बाहर किसी भी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली बस में बैठा हुआ जो पैसेंजर है उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से हम कहेंगे कि दिस पैसेंजर इज इन स्टेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट फिर शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन। तो इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। यानी ये ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन है कि ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी मूव तो करता है, लाइन में मूव करता है, लेकिन उस बॉडी में किसी भी तरह की कोई रोटेशन नहीं होती। इस तरह की मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। और वो जो लाइन, वैसे तो आपको मालूम है कि लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, लाइन जो है वो स्ट्रेट होती है, लेकिन ये ट्रांसलेटरी मोशन में जो लाइन का वर्ड यूज किया गया है तो इसके लिए फिर आगे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस मोशन के लिए जो हम लाइन कह रहे हैं वो लाइन स्ट्रेट या कर्व दोनों तरह से ही हो सकती है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें
मोशन ऑफ फेरस, मोशन ऑफ राइडर्स इन अ फेरस व्हील। जब फेरस व्हील चलता है तो फेरस व्हील तो डेफिनेटली रोटेट होता है, तो फेरस व्हील की अपनी मोशन जो है वो ट्रांसलेट नहीं है क्योंकि रोटेशन हो रही है, लेकिन उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स जो है उनमें किसी तरह की रोटेशन नहीं हो रही, तो वो पैसेंजर्स की जो मूवमेंट है वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी। सिमिलरली कार मूविंग, मोशन ऑफ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो कार जो मूव करती है तो कार की बॉडी, कार की सीट्स, बाकी उसका सारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट मूव करता है, उसमें कोई रोटेशन नहीं होती, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी। इसमें व्हील्स की सेपरेट मोशन नहीं हम देख रहे, व्हील रोटेटरी मोशन में होंगे, लेकिन कार की बॉडी की जो मोशन है वो एक ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट फिर शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन लीनियर मोशन। तो लीनियर बेसिकली लाइन से है, इसका मतलब ये बनेगा कि मोशन इन लाइन। मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज लीनियर मोशन। एक ऐसी बॉडी जिसको किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर दिया जाए और वो बॉडी सिर्फ ग्रेविटी के अंडर मूव करे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगी। तो सिमिलरली मोशन ऑफ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, ये दो एग्जांपल्स हैं लीनियर मोशन की। ये ध्यान में रहे कि जब आप किसी मोशन को डिफाइन करते हो उसके साथ एग्जांपल जरूर मेंशन कर दें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक नंबर डेफिनेशन और एक नंबर एग्जांपल लिखने का होता है। अगर आप ये हैबिट बना लें कि डेफिनेशन के साथ एग्जांपल मेंशन करनी है, फिर आपका नंबर कटने का जो चांस है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर बेसिकली सर्कल से है, तो ये मोशन होगी इन सर्कुलर पाथ। तो इसका आंसर होगा मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल। फिर मोशन ऑफ टॉय ऑन अ सर्कुलर ट्रेन, ऑन मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो ये ट्रेन के लिए सर्कुलर ट्रैक बनाया जाता है, उसके ऊपर जो इसकी मोशन होगी तो वो डेफिनेटली सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जो इसकी मोशन है वो खुद भी सर्कुलर हो जाएगी। रैंडम, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रैंडम मोशन। ये है द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। डिसऑर्डर जिसकी कोई यानी ऑर्डर ना हो, जिसकी कोई तरतीब नहीं है, और इरेगुलर है, कोई इसमें रेगुलेटरी नहीं है, इस टाइप की जो मोशन है फिजिक्स की टर्म में हम उसको कहते हैं रैंडम मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ बटरफ्लाई, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये दो एग्जांपल्स हैं रैंडम मोशन की। फिर ये एक पर्टिकुलर जो गैस मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन है उसको ब्रोनियन मोशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड लिखा हुआ है। तो डिफाइन ब्रोनियन मोशन। ये है द मोशन of gas molecules is called the random motion of gas molecules is called Brownian motion। ये ब्राउनियन साइंटिस्ट के नेम पर इस मोशन को नाम दिया गया है, रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट, जिसने सबसे पहले गैस मॉलिक्यूल्स में और लिक्विड मॉलिक्यूल में ये रैंडम मोशन को डिस्कस किया था, तो उसके नाम पर ये मोशन को नाम दे दिया गया है ब्राउनियन मोशन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन रोटेटरी मोशन। रोटेट का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है घूमना। तो ये बाय डेफिनेशन द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील। ये दो एग्जांपल्स हैं रोटेटरी मोशन की। नेक्स्ट है फिर डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन। इसका आंसर होगा द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन।
टू एंड फ्रो मोशन, ये इसका मतलब ये होता है कि कोई बॉडी अगर एक पॉइंट के अबाउट बार बार अपनी मोशन को रिपीट करे, फॉरवर्ड बैकवर्ड हो सकती है, अप डाउन हो सकती है, लेफ्ट राइट हो सकती है, एनीहो एक पॉइंट के अबाउट बार बार रिपीट की जाने वाली मोशन को फिजिक्स की टर्म में कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। अब इसके साथ एग्जांपल अगर हम मेंशन करें, नंबर 1 मोशन ऑफ पेंडुलम, ऑफ क्लॉक एंड मोशन ऑफ स्विंग। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है डिफाइन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। पहले अगर हम स्केलर्स को डिफाइन करें तो फिजिकली स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको एक्सप्लेन करते हुए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ उनको एक्सप्लेन किया जाता है और उसके साथ किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि वेक्टर्स वो क्वांटिटीज हैं जिसको डिस्क्राइब करते हुए हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ती है। तो ये डायरेक्शन होने या ना होने की बेस पर फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, स्केलर्स और वेक्टर्स। तब स्केलर्स कौन सी हैं? स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be described completely by magnitude only, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल टाइम, लेंथ एंड टेम्परेचर। इन क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हुए, डिस्क्राइब करते हुए हमें मैग्नीट्यूड ही बताना पड़ेगा, किसी डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड का एक वर्ड आया, मैं एक्सप्लेन कर दूँ। फर्ज करें हम टाइम कहते हैं 5 सेकेंड। अब 5 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और सेकंड जो है वो यूनिट है। तो 5 और सेकंड मिलाकर हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। इसी तरह लेंथ का कोई वैल्यू है, सपोज 10 मीटर, तो 10 है इस क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर है इस क्वांटिटी का यूनिट। तो 10 मीटर मिलकर बन जाएगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। फिर सेकंड टर्म्स है वेक्टर्स। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are described completely by magnitude and direction. For example, force, displacement, velocity. इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय हाउ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, यानी ग्राफिकली एक वेक्टर को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। और ये याद रहे कि ग्राफिकल वो मेथड होता है जिसमें किसी भी तरह की ड्राइंग इन्वॉल्व की जाए, कोई फिगर बनाई जाए या प्योर पिक्चर बनाई जाए, ये सारे जो है वो ग्राफिकल मेथड्स इनको हम कहते हैं। तो मतलब ये कि ग्राफिकली एक वेक्टर को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे। तो इसका आंसर होगा ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरोहेड, यानी ग्राफिकली एक वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट और इसके साथ एरोहेड लगाकर डिस्क्राइब किया जाएगा। अब बताते हैं कि लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या शो करेगी और एरोहेड क्या शो करेगा। तो इस द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल एंड एरोहेड शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये है इसका मतलब कि जो वेक्टर की लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और एरोहेड जो है वो उसकी डायरेक्शन है। यहाँ पर लिखा गया वर्ड एरोहेड, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट शोज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल। ये मैं डिस्क्राइब कर दूं कि सिलेक्टेड स्केल क्या होता है। मैं एग्जांपल लेता हूं। फर्ज करें आपने 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर शो करना है। तो सबसे पहले देखिए कि 50 मीटर लेंथ की लाइन पेपर के ऊपर ड्रा नहीं की जा सकती, लेकिन हमने ये वेक्टर भी बनाना है। इसके लिए हम स्केल सेलेक्ट करेंगे। हम इस तरह स्केल बनाएंगे, हम ये कह देंगे कि 10 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर।
यानी एक्चुअल जो लेंथ 10 मीटर होगी तो फिगर में वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर से शो की जाएगी। इस तरह जो 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए लाइन सेगमेंट की लेंथ बन जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब एक्चुअली पेपर के ऊपर हम 5 सेंटीमीटर की वो वेक्टर की लेंथ ड्रा करेंगे और चूंकि साथ हम स्केल उसके मेंशन कर देंगे, तो जो भी पर्सन इसको पढ़ेगा वो 5 सेंटीमीटर की अगर लेंथ मेजर करेगा तो वो ऑटोमेटिकली स्केल को देखकर समझ जाएगा कि ये एक्चुअली 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर से शो किया गया है। तो ये होता है सिलेक्टेड स्केल। याद रखिए कि वेक्टर जो ड्रा किए जाते हैं वो सिलेक्टेड स्केल के अकॉर्डिंगली किए जाते हैं। जिस तरह बिल्डिंग्स के जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं, तो बिल्डिंग्स के डिज़ाइन भी ज़ाहरा पेपर के ऊपर जो बिल्डिंग की फिगर बनाई जाती है वो एक्चुअली से बहुत छोटी फिगर होती है और वहाँ भी स्केल को सिलेक्ट किया जाता है। स्केल के अकॉर्डिंगली वो फिगर होती है, उसका जो भी मल्टीपल है वो एक्चुअल फिगर बन जाएगी। अब ये एक एग्जांपल जब आपने इसको डिफाइन करना है, साथ ये एक फिगर बनाकर एग्जांपल भी इसकी लिख दे। इन फिगर लाइन सेगमेंट ए बी विद एरो हेड एट बी शोज दी वेक्टर बी। तो ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है और बी के ऊपर एरो हेड लगा हुआ है और ये शो करता है वेक्टर बी, यानी वेलोसिटी के वेक्टर को ये शो करने के लिए ये वेक्टर ए बी ड्रा किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन पोजीशन। तो फिजिक्स की टर्म में पोजीशन को अगर हम डिफाइन करें, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। मैं इसको और सिंपल करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोजीशन जो है वो किसी प्लेस या किसी पॉइंट की लोकेशन एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ। फर्ज करें आप किसी जगह पर मौजूद हैं और आपने स्कूल की जगह बतानी है कि आपका स्कूल कहाँ पर है। आप जिस जगह पर उस वक्त मौजूद हैं वो हो जाएगा आपका ओरिजिन और आप बताओगे कि यहाँ से 5 किलोमीटर राइट की तरफ है या वहाँ से लेफ्ट की तरफ है, जो भी है। तो ये जो आप बता रहे हो ये उस प्लेस की यानी अपने स्कूल की आप पोजीशन बता रहे हो। तो इसका मतलब पोजीशन जो है वो किसी प्लेस की लोकेशन को डिस्क्राइब करेगी या किसी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करेगी। तो प्लेस और पॉइंट की लोकेशन डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं टर्म पोजीशन। और जिसके रेफरेंस से आप जिस जगह पर मौजूद होकर ये आप बताते हो, लेफ्ट या राइट का रेफरेंस देते हो, वो आपके लिए ओरिजिन होगा। घर से अगर आपने बाजार जाना है या स्कूल जाना है तो आप रिक्शे वाले या ट्रांसपोर्ट वाले को अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करते हो जगह की। आप बताते हो यहाँ से आपने इतने किलोमीटर राइट की तरफ जाना है, वहां पर कोई साइन बोर्ड आएगा, ये वो। ये सारे जो आप हिंट बता रहे होते हो एक्चुअली आप उस प्लेस की लोकेशन एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसको समझा रहे होते हैं। तो ये लोकेशन एक्सप्लेन करने का नाम है पोजीशन। इसके बाद है क्वेश्चन डिफाइन डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बोर्ड में इस तरह भी क्वेश्चन आया हुआ है या सिंपली आ जाता होता है डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एनी हो जिस तरह भी क्वेश्चन आए, आप ने इसको जो अटेम्प्ट करना है किस तरह करना है वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ जी, अगर डिस्टेंस को डिफाइन करें तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसके बाद डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए ये एक फिगर के अंदर ये किसी बॉडी का पाथ है, जिस पाथ पर चलते हुए बॉडी यहाँ से ये इस ट्रैक के ऊपर चल रही है। हम ए से लेकर बी तक उसकी मोशन को अगर डिस्कस करें तो ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और बी जो है वो उसका एंडिंग पॉइंट है और ये जिग-जैग उसका रास्ता है, ट्रैक है।
अब डिस्टेंस को अगर डिफाइन करें तो इस जिगजैग पाथ की टोटल लेंथ अगर मेजर कर ली जाए, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन से शो की गई है ये इस पाथ की लेंथ है, अगर इस लेंथ की मेजरमेंट कर ली जाए तो वो हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर ए से बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मार्क कर दिया जाए, यानी ए से बी के दरमियान शॉर्टकट लाइन ड्रा कर दी जाए, डिस्टेंस मार्क कर दी जाए, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। ये अब इसको डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। ये ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और बी जो है वो एंडिंग पॉइंट है। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए डिफरेंशिएट के लिए, दूसरे डिफाइन के साथ के बाद आपको डायग्राम भी बनानी पड़ेगी और डायग्राम से रिलेटेड कुछ और जो लाइंस लिखी हुई हैं ये भी मेंशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सिंपली ये आ जाता है कि डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए फिर आप फिगर बेशक ना बनाए, उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। तो एनी हो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपने देख लेनी है, क्वेश्चन की वर्डिंग देख लेनी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने इसको अटेम्प्ट करना है। ये अब देखिए डिफाइन कर लिया हमने इन फिगर। द स्ट्रेट लाइन ए बी गिव्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। और डिस्टेंस फिर केस में क्या है, द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ बिटवीन ए एंड बी इज एस व्हिच इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान जो कर्व्ड पाथ है, एक्चुअल पाथ है, उसकी जो लेंथ है वो होगी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन स्पीड। ये होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और फिर स्पीड का फार्मूला बन जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड के लिए सिंपल इस्तेमाल हुई है v को आ जाएगा s over t। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। के बाद है जी यूनिफॉर्म स्पीड। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। A body है यूनिफॉर्म स्पीड if it covers equal distances in equal intervals of time, however short the time intervals may be। सिंपल वर्ड्स में ये है, इसका मतलब अगर एक बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसका मतलब ये होगा कि वो इक्वल डिस्टेंसेस में, टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। फॉर एग्जांपल देखें, अगर इंटरवल्स आप 1 मिनट के बना लेते हैं तो अगर एक बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड है तो वो हर मिनट में फर्ज करें 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर आप इंटरवल इससे और छोटे कर दें, हाफ मिनट का लें, तो हर हाफ मिनट के इंटरवल में जो बॉडी है वो हाफ किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। इस तरह 0.1 मिनट का अगर इंटरवल बना लें तो वो हर एक में 0.1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब ये है कि जितने छोटे इंटरवल भी आप बना लें, लेकिन वो जो यूनिफॉर्म स्पीड से चलने वाली बॉडी है वो हर टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। उसके बाद है वेलोसिटी। थोड़ी सी डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड में। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू टी ओवर टी। तो डिस्प्लेसमेंट को टी से लिखा जाता है, टी ओवर टी आ गया, और वेलोसिटी को v से शो किया जाता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसके ऊपर वेक्टर साइन भी आएगा और इस तरह टी के ऊपर भी वेक्टर साइन आ गया। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिस तरह यूनिफॉर्म स्पीड को हमने डिफाइन किया, इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी डिफाइन करेंगे। तो a body है यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it covers equal displacements in equal intervals of time, however short the time intervals may be। ये क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन। और क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन एक्सेलरेशन। व्हाट इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो हम इस चीज को कहते हैं एक्सेलरेशन। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू vf minus vi over t। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड its unit is meter per second square। Its SI unit is meter per second square। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन करें तो अ बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if it has equal changes in velocity in equal intervals of time, however short the time intervals may be। इसके बाद है क्वेश्चन डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशंस। तो किसी बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होता है जब उस बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, और नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन करें, if a velocity of a body increasing then its acceleration is called positive acceleration। फिर negative acceleration को अगर define करें, if velocity of a body is decreasing then acceleration is called the negative acceleration। और इसी negative acceleration को retardation या deceleration भी कहते हैं, या इसको negative acceleration कहते हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन ग्राफ। जब हम ग्राफ को ड्रा करते हैं तो उसे टॉपिक में स्टार्ट में हमने डेफिनेशन लिखनी होती है। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। सिंपल वर्ड में ये है कि ग्राफ वेरियस क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक फिगर बनाई जाती है या किसी भी तरह की ड्राइंग इन्वॉल्व की जाती है, इसको कहते हैं ग्राफ। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेरिएबल्स। तो ग्राफ जिन क्वांटिटीज के दरमियान प्लॉट किया जाता है उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेरिएबल्स। द क्वांटिटीज बिटवीन व्हिच अ ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फिर डिस्टेंस और टाइम जो है वो ग्राफ के वेरिएबल्स होंगे। इसी तरह अगर स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाता है फिर उस केस में स्पीड और टाइम वेरिएबल्स होंगे। फिर क्वेश्चन है डिफाइन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को पहले अगर डिफाइन करें तो a quantity that we can change with our wishes is called independent quantity। ये ग्राफ से रिलेटेड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। तो ग्राफ दो क्वांटिटी के दरमियान प्लॉट किया जाता है, तो वो दो क्वांटिटी जिनके दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाता है उनमें से एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और दूसरी जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। अब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको अपनी विश के अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं, और डिपेंडेंट क्वांटिटी वो है जिसके जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से चेंज हो जाए तो वो हो जाती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच वेरीज विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर
इसी केस में एक स्क्वायर का साइड की लेंथ और उसके एरिया के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें स्क्वायर की जो साइड की लेंथ है वो हो जाएगी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और एरिया जो होगा वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। अब देखिए अगर आप साइड की लेंथ चेंज करोगे, उसकी चेंज होने की वजह से एरिया जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो लेंथ ऑफ साइड है वो इंडिपेंडेंट थी जिसको अपनी मर्जी से हमने चेंज किया, और एरिया जो था वो डिपेंडेंट क्वांटिटी थी। तो लेंथ के चेंज होने की वजह से एरिया भी चेंज हो गया। तो एरिया इस टॉपिक में इसमें हो जाएगा फिर डिपेंडेंट क्वांटिटी। इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ग्रेविटी कहते हैं अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको मालूम है कि अर्थ हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, इसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और अगर एक बॉडी में ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अगर एक बॉडी को किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाए, वो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगी। ये जो एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, और ग्रेविटी के अंडर बॉडी जो फॉल हो रही है जिसको कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। अब अक्सर इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करें, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय जी। आम एक्सेलरेशन को ए से लिखा जाता है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को सिंपल जी से लिखा जाएगा, स्मॉल जी से। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट्स वैल्यू इज अबाउट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन राउंडेड वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे फिर क्वेश्चन, व्हाट will be the form of equations of motion for a body moving under gravity। जिस तरह हम 3 equations of motion डिस्कस करते हैं, 3 equations of motion बड़ी फंडामेंटल क्वेश्चंस होती है। अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर मूव करेगा तो फिर उसके लिए इन इक्वेशन की फॉर्म क्या बनेगी। तो ज़ाहिर इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में 2 चेंजेस की जाती हैं। एक तो है कि लीनियर एक्सेलरेशन ए जो है, तो ग्रेविटी के अंडर ये अब रिप्लेस हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, और ग्रेविटी के अंदर बॉडी ने अप या डाउन मूव करना है तो अप या डाउन डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड एक्चुअली हो जाता है हाइट। ये 2 चेंजेस आनी है क्वेश्चन में। तो फॉर अ बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ए इज replaced by gravitational acceleration g and distance s by height h। यानी एक्सेलरेशन को रिप्लेस किया जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा वो उसको हम कहेंगे हाइट h। तो इसके अंडर इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी Vf इक्वल्स टू Vi प्लस Gt। वैसे ये इक्वेशन होती है Vf इक्वल्स टू Vi प्लस At। ए की बजाय अब आ गया यहाँ पर G, तो ये इक्वेशन आ गई Vf इक्वल्स टू Vi प्लस Gt। और सेकंड इक्वेशन की जो हमने पढ़ी थी वो होती है S इक्वल्स टू Vit प्लस हाफ At स्क्वायर। अब ग्रेविटी के अंदर ये इक्वेशन बनेगी H इक्वल्स टू Vit प्लस हाफ Gt स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन होती है एक्चुअली 2as इक्वल्स टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर, लेकिन ग्रेविटी के अंदर ये इक्वेशन बनेगी 2gh इक्वल्स टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। कैन अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। मतलब कि अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, क्या उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है? यस, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। If a body is moving at constant speed in a straight line, then body has no acceleration.
मतलब कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करे फिर तो उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। दूसरा केस, if a body is moving at a constant speed in a circular track in a circular path then it has acceleration। तो सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से चलने वाली बॉडी का एक्सेलरेशन मौजूद होता है। एक तो बात है, इस कांस्टेंट स्पीड को फिर कहते हैं एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, और इस सर्कल में मूव करने वाली बॉडी का जो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन होता है उसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ डू राइडर्स इन अ फेरस व्हील possess translatory motion but not rotatory motion। उसकी वजह हम बता देते हैं यहाँ पर। Since riders in a Ferris wheel do not move about their own axis, तो राइडर जो है वो अपने एक्सेस के बाद रोटेट नहीं होते, ना मूव करते हैं। Therefore they move in translatory motion but not a rotatory motion। जो फेरस व्हील की अपनी मोशन है वो डेफिनेटली रोटेटरी मोशन है, लेकिन उसके अंदर जो बैठे हुए राइडर्स हैं वो रोटेट नहीं करते। वो जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं तो वो पूरे फेरस व्हील की रोटेशन में उनकी पोजीशन वैसी ही रहती है। अदरवाइज अगर उनकी चेयर्स भी रोटेट करें तो डेफिनेटली वहां पे बैठना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये है इसकी रीजन। क्वेश्चन है फिर 28, स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हाउ विल यू डिटरमिन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। अब ग्राफ हमने बनाना है जो कि रेस्ट से शुरू किया उसने। ये रेस्ट यहाँ पर उसका डिस्टेंस 0 था और फिर टाइम के साथ साथ उसकी जो डिस्टेंस की वैल्यू वो इंक्रीज होती जा रही है। अब बाकी ये है कि इससे हमने बॉडी की स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जब हम यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे वो बनेगा स्लोप, जो डिस्टेंस लेंगे वो बनेगा परपेंडिकुलर ट्रायंगल का, और टाइम हो जाएगा बेस। ये परपेंडिकुलर ओवर बेस को कहते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड कैन बी डिटरमिन्ड बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ। फिर दूसरा क्वेश्चन था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। विद फर्स्ट क्वेश्चन था गालबा यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड क्वेश्चन है विद वेरिएबल स्पीड आना था। ये सेकंड पार्ट वेरिएबल स्पीड का हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो ये ज़ाहिर है इसमें कोई रेगुलर शेप नहीं होती, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा बल्कि कर्व बनेगा, और इसमें चूंकि हर पॉइंट पर बॉडी की स्पीड चेंज होती है इसलिए टोटल या एवरेज स्पीड तो मालूम नहीं की जा सकती, लेकिन हम इसमें करते हैं किसी भी पॉइंट पर बॉडी की स्पीड, और उस पॉइंट पर बॉडी की स्पीड मालूम करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा किया जाए। टेंजेंट एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो इस कर्व को एक पॉइंट पर टच करे। जब आप टेंजेंट ड्रा कर लो तो टेंजेंट की स्लोप ले लोगे तो वो उस पॉइंट पर स्पीड ऑफ द ग्राफ आ जाएगी, स्पीड ऑफ द बॉडी आ जाएगी। तो फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड एट एनी पॉइंट कैन बी डिटरमिन्ड बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। 29th है, व्हाट वुड बी शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड का ग्राफ तो अभी ऊपर जो हमने डिस्कस किया वही है, रेगुलर शेप बनेगा, लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग
वेरिएबल स्पीड के लिए ये स्पीड टाइम ग्राफ ना होगा, लेकिन वो शेप उसकी वही बनेगी, ये वाली जो शेप है। सिर्फ आपने यहाँ टी की बजाय टी लिख देना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा। शेप उसकी कोई इरेगुलर बन सकती है। जबकि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ जो है वो ये बनेगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है और ये है इंक्लाइन विद टाइम एक्सिस। फिर है विच आर द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ: इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं ये स्पीड टाइम ग्राफ से कैलकुलेट की जा सकती हैं। वी कैन ऑब्टेन ऑल दीज क्वांटिटीज फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 31 है वाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज। इसकी वजह यह है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी जो है वो आम स्केलर क्वांटिटी से डिफरेंट होती है। इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल आम नंबर्स या स्केलर क्वांटिटी की एडिशन और सब्ट्रैक्शन से डिफरेंट होते हैं। वेक्टर्स एंड स्केलर्स आर quantities of different nature and have different rules for addition. Scalars are added arithmetically while vectors are added by head to tail rule. Arithmetically होती है आम नंबर्स की जो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, जैसे 3 + 5 = 8, ये अरिथमेटिकली एडिशन है। जबकि वेक्टर्स को अगर आपने ऐड करना है उसमें चूंकि डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए वेक्टर एडिशन स्केलर के मुकाबले में डिफरेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ? तो वेक्टर क्वांटिटीज आर इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ बिकॉज दीज क्वांटिटीज आर यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शंस ऑफ मैनी फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ बॉडी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है और इसको ड्रा करते हुए हमने जो स्टेप्स इन्वॉल्व किए होते हैं, इसमें जो हमें स्टेप्स इसमें करने पड़ते हैं वो ये है। सबसे पहले तो ड्रा टाइम एक्सिस एंड वेलोसिटी एक्सिस, ये एक्सिस ड्रा किए जाएंगे, ये टाइम एक्सिस और ये वेलोसिटी एक्सिस। सिलेक्ट द सूटेबल स्केल फॉर द क्वांटिटीज टू बी प्लॉटेड, जिन क्वांटिटीज को आपने प्लॉट करना है उनके लिए स्केल ड्रा किए जाएंगे। और उसके बाद ड्रा द पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू टू वेरिएबल्स, ड्रा द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट। फिर उन पॉइंट्स को पहले प्लॉट किया जाएगा और उन पॉइंट्स को फिर एक लाइन से ज्वाइन कर दिया जाएगा, तो वो बन जाएगी ग्राफ। और फिर ये है कि स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है। तो आप जानते हो कि स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस इक्वल होता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। इसके साथ ही ये आपका लेक्चर अब कंप्लीट होता है। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।